नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीखो और सिखाओ के मोटो से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं आपको कि हमारे चैनल पे इंडियन इकोनॉमी की बेसिक्स प्रोग्राम चल रही है, इंडियन पॉलिटी की बेसिक्स प्रोग्राम चल रही है, हिस्ट्री रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम चल रहा है, डेली एमसीक्यू प्रोग्राम चल रहा है और बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 से संबंधित प्रोग्राम चल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित कोर्सेस भी हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा एमसीक्यू प्रोग्राम का प्रैक्टिस सीट नंबर 4 है। इसके साथ एक हमारा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी चलता है, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें मिसलेनियस सभी तरीके का क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है, फतवा ए जहानदारी के लेखक कौन है? ठीक है, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अलबरूनी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जियाउद्दीन बर्नी। फतवा ए जहानदारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में थे। इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहानदारी दो पुस्तकों को लिखा था। वहीं मिनहाज उस सिराज ने तबाकत ए नासिरी, जिसमें बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बिहार शब्द का, उसे लिखा था। अमीर खुसरो ने नूह सिफे सहर, किरान उस सादेन और तुगलक नामक का रचना किया था और अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक को लिखा था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कृष्णदेव राय, अकबर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा दान किया करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में देख लीजिए कि इनका शासनकाल 1206 से 10 मात्र 4 सालों का था और इन्हें तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इन्होंने दिल्ली में कुव्वात उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था और चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश, ठीक है, वह शासक बना था। तीसरा प्रश्न है, रक्त व लौह की नीति का पालन किस शासक द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अकबर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन जो था वह एक ऑटोक्रेटिक, मतलब कि बहुत ज्यादा तानाशाही शासक था जो सत्ता का संकेंद्रीकरण चाहता था और इसने इसके लिए जो इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया गया था, ठीक है, उसे समाप्त कर दिया। इसने सिजदा एवं पैबोस परंपरा की शुरुआत की। सिजदा सर झुक करके और लेट करके सुल्तान को नमन करना, वही था सिजदा पैबोस। और ईरानी त्योहार नवरोज का भी शुभारंभ किया था। इसने अपने आप को जिल्ले इलाई, ईश्वर की छाया जिसे बोलते हैं, की उपाधि धारण की थी। और बलबन अपने आप को उच्च कुल का साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश को अपने वंशज बताते थे, ठीक है। और इसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन दीवान खैरात, दीवान खैरात जो था वो क्या था? एक अस्पताल था, गुलामों के लिए बनाया गया विभाग था, अनाथ स्त्री एवं विधवाओं की सहायता करने वाला विभाग था, ये मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करने वाला विभाग था, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
अनाथ स्त्री एवं विधवाओं की सहायता करने वाला विभाग था दीवान खैरात। ये देखिए फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 ईस्वी तक शासन किया और उसने इस दौरान कई ऐसे कार्य किए जो लोगों की भलाई के लिए हो, ठीक है। जैसे कि उसके उदाहरण स्वरूप दिल्ली के निकट एक अस्पताल का निर्माण कराया जिसे दार उल सफा कहते हैं, ठीक है। उसने गुलामों के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए बंदगान कहते हैं और अनाथ स्त्री एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता करने के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। अमृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करने के लिए दीवान ए इस्तिकाक नामक विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि किस सल्तनत वंश ने दिल्ली पे सबसे कम शासन किया, मतलब कि 1206 से 1526 के बीच दिल्ली में सल्तनत वंश अर्थात संतुलन काल में बहुत से वंश ने शासन किया था। तो उनमें से कौन सा वंश था जो सबसे कम शासन किया? तुगलक, सॉरी ये नीचे से है, तुगलक, लोधी, खिलजी या गुलाम वंश, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खिलजी ने मात्र 30 वर्षों तक 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका कि गुलाम वंश ने 1206 से 90 84 वर्ष, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 30 वर्ष, तुगलक ने भी 84 वर्ष का शासन किया, सैयद वंश ने 37 वर्ष का शासन किया और लोधी वंश ने 51 से 26, इधर 26 और 49 75 वर्ष, ठीक है, इसका शासन किया। इस तरह से सबसे कम ये और सबसे ज्यादा इन दोनों का था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वह कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो देख लीजिए यहाँ एक्सप्लेनेशन, ये देखिए जर्मनी है, जर्मनी के इस भाग में है, ठीक है, फ्रांस से सटा जो भाग है वहां पे ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। इस तरह से ये यूरोप का भाग हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, यूरोप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया की सीमा काला सागर से लगती है, बाकी इन तीनों की सीमा जो है वह कैस्पियन सागर से लगती है, कैस्पियन सागर से, ठीक है। ये देख लीजिए इसमें कौन कौन से देश हैं जो काला सागर से, उसमें बुल्गारिया है, तुर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है। इसको हम लोग इसका टी बर्गर के नाम से भी जान सकते हैं। तुर्की, बुल्गारिया, ठीक है, और उसके बाद हो जाता है यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, ठीक है, और आर से फिर रोमानिया, ठीक है दोस्तों। अगला है निम्न में से कौन भू आवेष्टिक, मतलब कि चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ देश नहीं है? लाओस, मंगोलिया, बोलिविया, उरुग्वे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उरुग्वे, साउथ अमेरिकन कंट्री, दक्षिण अमेरिकन कंट्री, जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से सटती है। बाकी ये तीन जो है वो भू स्थल या भू आरूढ़ भू आवेष्टिक देश है, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ये देख लीजिए इसका मैप में, ये रहा आपका बोलिविया, ठीक है, पैराग्वे 2 है दक्षिण अमेरिका में, ये मंगोलिया देखिए, ये है एशिया में, यहाँ ये लाओस हो गया, भूटान हो गया, और कुछ कंट्री जैसे भूटान, ठीक है, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं, और यूरोप के बहुत से देश भू आरूढ़ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंडनबर्ग रेखा
किन दो देशों के बीच में है? अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, मिस्र और सूडान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी और फ्रांस के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, ठीक है। और अमेरिका कनाडा के बीच है 49th पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा, इनके बीच है 39 नहीं, ये देख लीजिए, यहाँ हमने लिख दिया था 38, और 22 समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच, ठीक है, इनको याद रखिएगा। कनाडा अमेरिका 49वीं, जर्मनी फ्रांस हिंडनबर्ग, मिस्र सूडान 22वीं, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38वीं, भारत चाइना के बीच में मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेडक्लिफ है ये, और जब वो अफगानिस्तान के साथ उसे लिया जाता है तो उसमें ड्यूरंड रेखा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन है, कौन कौन भाग लेंगे, तो उसमें है कि संसद के दोनों सदन, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मेन है, याद रखिए निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा जहां भी है, चाहे वो राज्यों में हो, ठीक है, उनका, और यूटी में है 2, दिल्ली, ठीक है, और एक पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी, इनके निर्वाचित सदस्य, इनका कॉलेज लेता है कि इनकी तरफ से एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण होता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति और पद से हटाया जाना, दोनों राज्यपाल, मतलब कि उनको नियुक्त भी राज्यपाल करते हैं और उनको पद से हटाने का काम भी राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य का महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार और इनको पद से हटाने का दोनों राज्यपाल के हाथों में, मतलब ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और पद से हटाते हैं कौन, राष्ट्रपति, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, सॉरी राज्यपाल करते हैं, ठीक है, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग का हटाने का और नियुक्ति का दोनों राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी संसद समिति है, ठीक है, सबसे बड़ा संसद समिति, ठीक है दोस्तों। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, 1950 के दशक से ये चल रहा है, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इन दोनों में 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं, मतलब टोटल इन दोनों में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के अलग अलग होते हैं, 10 जो होते हैं वो राज्यसभा के समिति में होते हैं, जबकि 15 जो है वो लोकसभा के समिति में होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो ये लोक लेखा समिति है ये सबसे पुरानी समिति है, ठीक है, 1919 से चल रही है। ये देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है, 22 सदस्य 30 सदस्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। सिर्फ थोड़ा ऑप्शन उसमें चेंज होता है, जैसे कभी कभी मंत्रिपरिषद की जगह लाइब्रेरी आ जाता है,
केंद्रीय लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? अर्थात मतलब जो ओबीसी था, ओबीसी आयोग, ठीक है, वो पहले संवैधानिक ना होकर के वैधानिक था, वैधानिक आयोग था, ठीक है, जिसे 102वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अब से एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास है वो एक संवैधानिक आयोग बन गया, ठीक है। 100वां संविधान आयोग संविधान संशोधन के तहत लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच जो हुआ था उसको लेकर के संशोधन किया गया था 2015 में। 101वां जो है वो जीएसटी से संबंधित था, ठीक है, और 103वां जो है वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने को से संबंधित था, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर होगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, और उपाध्यक्ष जो होंगे वो राज्य के जो वित्त मंत्री या उनके जो द्वारा नॉमिनेटेड मंत्री होंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर या जो भी है, उनमें से चुना जाता है, ठीक है। कौन? डेप्यूटी चेयरपर्सन, ठीक है। और इसमें कुल वित्त मंत्री होते हैं भारत सरकार के, ठीक है, राज्य मंत्री प्लस राज्यों के मंत्री नॉमिनेटेड जो भी करें वित्त मंत्री या कोई अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन होता है। सारे जो निर्णय होते हैं वो कंसेंसस मतलब कि 75% से अबव हो तो ही लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है 17वां, वो ये है कि ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स कभी कभी समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलता होगा, उनका संबंध किससे है? विश्व बैंक से, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ से, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ से, विश्व आर्थिक फोरम डब्ल्यूईएफ से, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए ये जो है ये डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी प्रोग्राम है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका संबंध हो गया ऑप्शन सी। इसके तहत कोई भी देश किसी भी अपने कृषि को या फिर किसी अन्य इंडस्ट्रीज को व्यापार के संबंध में क्या क्या सुविधाएं दे सकती है, क्या क्या सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न 18वां कि जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ उच्च स्तर पे हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन जो है वो स्थिति है जब मुद्रास्फीति भी ऊपर हो, ठीक है, बेरोजगारी भी ऊपर हो और अर्थव्यवस्था नीचे हो, मतलब अर्थव्यवस्था का हालत बेहतर नहीं। इन्फ्लेशन हुआ है मुद्रास्फीति मतलब कि कीमत बढ़ रहे हो लगातार, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन उसको बोलते हैं जब मुद्रास्फीति की दर जो है वो जैसे कि 5% इस क्वार्टर बढ़ा, अगले में 3% क्वार्टर, 2%, मतलब हालांकि ये पॉजिटिव है लेकिन ये घट रहा है, ठीक है। और डिसइन्फ्लेशन ऐसा है कि ये जैसे मुद्रास्फीति घट रहा है, जैसे 5 रुपया था 4 रुपया हो गया, ठीक है, मतलब कि ये 5% था फिर हो गया 0%, जैसे 0%, और ठीक है फिर मान लीजिए -1 -2 इस तरह करके जा रहा है, ठीक है, ये हो गया डिफ्लेशन। अगला प्रश्न है 19वां कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक वही है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज का एक कार्टेल है। कौन? तो इनका मुख्यालय कहाँ है? रियाद, बगदाद, वियना, काराकास, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इनका मुख्यालय है, ठीक है। रियाद सऊदी अरबिया की राजधानी, बगदाद इराक की राजधानी और काराकास कोलंबिया की राजधानी, ठीक है। 20वां प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, वो कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। यहाँ पे व्यापार गलत लिखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, विश्व आर्थिक फोरम जो है, ठीक है, वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को प्रकाशित करता है और 68 रैंक था इंडिया का 2019 में, जो 10 अंक गिर गया था, ठीक है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं? मतलब कि भारत में कुल मिलाकर के 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, उसमें से कौन है जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल नहीं है? ऑप्शन है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, नौक्रेक जैव मंडल रिजर्व, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो यूनेस्को के मैप लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि और नौक्रेक, सिमलीपाल, कंचनजंगा इत्यादि सब उनके लिस्ट में शामिल है। कंचनजंगा सबसे लेटेस्ट है, 2018 में हुआ, ये लिस्ट देख लीजिए। नीलगिरी जो है वो 2000 में जुड़ी थी, गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में जुड़ी थी, सुंदरवन 2001 में जुड़ी थी, नंदा देवी 2004 में जुड़ी, नौक्रेक 2009 में जुड़ी, पंचमढ़ी 2009 में, सिमलीपाल 2009 में, ग्रेट निकोबार 2013 में, अचमरकर और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2012 में, अगस्त्य मलाई 2016 में और कंचनजंगा 2018 में लेटेस्ट है। अब टोटल 11 जो है वो शामिल है, ठीक है, और इनके स्टेट्स भी देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? लेमार्क, लिनियस, मेंडले, डार्विन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, फिटेस्ट का थ्योरी प्रतिपादित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आती है? जियोलॉजी, सीरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी को हड्डियों के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र, जमीन के अंदर जो मिनरल्स इत्यादि हैं, क्या इसमें प्रक्रियाएं चल रही है वो सब पढ़ते हैं। सीरोलॉजी जो है वो ब्लड टेस्ट इत्यादि से संबंधित है, और ओरोलॉजी जो है वो माउंटेन्स के स्टडी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किसे हंसने वाला गैस कहा गया? नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को, ये नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा गया, ठीक है। 40वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, ज्योति तीव्रता का, उष्मा का, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये वर्ष से कंफ्यूज मत होइएगा समय से, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक है, और उष्मा का तो जूल जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्ल्ड अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च का पहला शनिवार, 22 अप्रैल, 29 जुलाई, मार्च का अंतिम शनिवार, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्च का अंतिम शनिवार को अर्थ आवर डे मनाया जाता है 8:30 से 9:30 बजे रात को, ठीक है। इसे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा चालू किया गया अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है और एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 27वां प्रश्न है किस मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आता है? 104, -40, 40, 98.6, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए 98.6 जो है, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, और -40 पे दोनों का सेम आता है। इसका फॉर्मूला है C/5, जहाँ C सेल्सियस है, इक्वल टू F - 32, F यहाँ पे
फ़ारेनहाइट पैमाना by 9, ठीक है, इसको याद रखिए। 28वां प्रश्न है कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट न्यू पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या न्यू पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत के रिटेल बैंकिंग का रेगुलेटर बॉडी है, ठीक है। हमारे एटीएम इत्यादि को यही चलाते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन नहीं, ठीक है। 29वां प्रश्न है कि शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट एक तरह से हमारी क्या बोलते हैं, WBC इंग्लिश में, ठीक है, इन्हें लिम्फोसाइट बोला जाता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है यकृत मतलब लीवर, अस्थि मज्जा बोन मैरो, तिल्ली जो और अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ठीक है। और 30 ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर तो पता ही होगा C6H12O6, ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा यहाँ से प्रश्न है, हाँ 22 और इससे पहले ये 22 नंबर से 30 नंबर का जो प्रश्न है वो बीपीएससी का क्वेश्चन है पिछले साल का, ठीक है, सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ वही था। अब आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, इतने इजी, ठीक है दोस्तों। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और एग्जाम्स को निकालिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अपने कमेंट्स को, अपने कटअप को कमेंट करें, ठीक है, क्वेरी हो या कुछ सजेशन देना हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों।